हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या स्टडी करना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन अर्लियर क्लासेस में आपने 9th 10th में जो पढ़ा होगा, क्या देखा था? रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के? वन इज एरोबिक एंड अनदर वन इज एनएरोबिक। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टडी करना है, क्योंकि हम किसका स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ टाइम जैसे कि जब हम विग्रस एक्सरसाइजेस करते हैं, उस टाइम हमारी मसल्स में O2 की कमी हो जाती है। उस केस में एक डिफरेंट मैकेनिज्म चलती है, बट नॉर्मली हमें कौन सी ब्रीदिंग करनी होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन बोल दिया गया है इस चैप्टर में या यहाँ पर। ठीक है, बट there is a lot of differences between breathing and respiration. ठीक है, we will discuss it later. स्टार्ट करते हैं हम इसकी फर्स्ट लाइन से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की फर्स्ट लाइन से। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids, etc. ठीक है, इन सब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होकर, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सारे टिश्यूज, और टिश्यूज के अंदर क्या होती है, सेल्स तक पहुंचे हैं, उनका फाइनल ब्रेक डाउन करके उनसे जो हमारी बॉडी के यूज की चीजें हैं लाइक एनर्जी एंड अदर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, उनको बनाया जाएगा सेल के अंदर। तो उसमें जो एनर्जी बनाई जाती है, यानी O2 की हेल्प से जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या बनाएंगे? O2 की हेल्प से ऑक्सीडेशन करेंगे न्यूट्रिएंट्स का और उससे बनाएंगे एनर्जी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अभी मैंने बोला ऑक्सीडेशन करेंगे हम। ऑक्सीडेशन क्या होता है? बर्निंग। ऑक्सीडेशन इज बर्निंग। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो प्रोसेसेस आपने केमिस्ट्री में की हुई हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो O2 ऐड हो जाए किसी से, या H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, है ना। रिमूवल ऑफ H2 और एडिशन ऑफ O2 इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा? O2 मॉलिक्यूल ऐड होगा, O2 मॉलिक्यूल की हेल्प से यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above catabolic reactions. इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 रिलीज कर दी जाएगी, बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, इसका कोई भी यूज नहीं है। और हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या है? एक भी वेस्ट मटेरियल वो बॉडी के अंदर नहीं रहने देती है। ठीक है, उसे कंटिन्यूअसली बॉडी की क्लीनिंग करनी होती है, चाहे वो बॉडी से वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, यूरिन के थ्रू निकालती है, अनडाइजेस्टेड फूड डेफिकेशन के थ्रू निकालती है, फीकल मैटर में CO2 को वो ब्रीदिंग में निकाल देती है, स्वेटिंग के थ्रू भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी कंटिन्यूअसली जो क्लीनिंग का काम है वो करती रहती है। तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली होती है हमारी बॉडी में, ये कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, और एक और वर्ड यहाँ पर आया था, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। दिस इज एन कैटाबॉलिक रिएक्शन।
मेटाबॉलिज्म जो होती है हमारी बॉडी में, जो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलती है, वो है मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म जो होता है ये होता है ब्रेकडाउन। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली बहुत सारी चीजों का ब्रेकडाउन होता रहता है, उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस। ब्रेकडाउन के अलावा हमारी बॉडी में कुछ नई नई चीजें बनती भी रहती हैं, उसे बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, और वो क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो मेटाबॉलिज्म में ये दोनों ही आ जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cell has to be released out। ठीक है, कंटिन्यूसली O2 हमारी बॉडी को मिलती रहनी चाहिए और CO2 बाहर निकलती रहनी चाहिए। दिस इज प्रोसेस of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration। हम इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। छाती पे अपने हाथ रखिए और फील करिए क्या होता है जब इनहेल करते हैं आप, उसके बाद जब एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं आपके चेस्ट पे। वो चेंजेस भी अभी हम देखेंगे किस वजह से आते हैं, क्या क्या मूव हो रहा है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं हमारे थोरेसिक चैम्बर में। ठीक है, place your hand on your chest, you can feel the chest moving up and down, you know that it is due to the breathing। ये किस लिए हो रहा है? breathing। जब हम inhale कर रहे हैं up, exhale down। ठीक है, करके देख लो। You know that it is due to breathing। How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter। तो हम मूव करते हैं आगे। Respiratory organ। Respiratory organ हमारे एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। कैसी ओरिजिन इनकी होती है? एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसमें से एंडोडर्म से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो ओरिजिनेट होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट्स क्या होता है? रहने की जगह, कहाँ पर वो रहते हैं इस पर डिपेंड करता है। एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एरियल है, या किस प्लेस पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका जो ब्रीदिंग मेथड है वो डिपेंड करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइप का पढ़ रखा है। फर्स्ट होता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से डेवलपमेंट होता जाता है और कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो एक ही सेल के अंदर उनके अंदर ब्रीदिंग होनी होती है। तो वहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कर लिया जाता है। एटमॉस्फेयर से O2 आई ले ली, CO2 एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली उस सेल ने निकाल दी, उसमें किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टिश्यू लेवल में भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, बट अभी उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं इसको इजीली स्टडी करने के लिए। एक हम देख लेते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, देन हायर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आपको पता है? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, और वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होगा। हायर इनवर्टिब्रेट्स आपको समझाने में क्योंकि मैं लिखने में कंफ्यूज हो जाती हूँ। वर्टिब्रेट्स, ठीक है।
लोअर इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब देख लेते हैं किसमें लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। एटमॉस्फेरिक O2 डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है बॉडी के अंदर और अंदर से CO2 डिफ्यूज हो जाती है बाहर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, ठीक है, कोई हैवी मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है। क्लियर? डिफ्यूजन मेथड। नेक्स्ट है हायर इनवर्टिब्रेट्स। हायर इनवर्टिब्रेट्स में आपके एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, ये सारा आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्वाटिक होंगे और कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे। जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स या एनिलिड्स होंगे, अगर एनिलिड्स की बात करें लाइक अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? अर्थवर्म में, इसको आप पूरा लिख लेना, मैंने EW लिख दिया अर्थवर्म, आप अपनी नोटबुक में अर्थवर्म लिखोगे पूरा, ठीक है। अर्थवर्म में कैसा होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक्चुअली पूरा लिखने में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है। अर्थवर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर हम ऑर्थोपोड्स की बात करें, ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं तो उसमें होता है रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? उसमें प्रेजेंट होती हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। और जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियंस बोलते हैं, क्रस्टेशियंस। और कुछ मोलस्क, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क्स में। क्रस्टेशियंस को हम सी फूड भी बोलते हैं, जैसे प्रॉन एंड श्रिम्प्स, पैलिमोन, ये सारा क्रस्टेशियंस में आते हैं। क्लियर? और इसमें और कोई भी मेथड होता है, इसमें भी लंग्स होते हैं। जो थोड़े से और हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें लंग्स होते हैं, बट डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है लंग्स का, बस टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बीच में थोड़ा सा वेस्कुलराइजेशन हो जाता है और कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करें अगर, तो वर्टिब्रेट्स को फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फिशेस सबसे लोअर में, फिशेस, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमेलियंस। सॉरी 5 पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से थे? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। तो इसमें से जो फिशेस होती हैं, एक्वाटिक फिशेस होती हैं, तो ये फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करती हैं। फिश किसके थ्रू रेस्पिरेट कर रही है? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करती हैं। कुछ फिशेस होती हैं जो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेट करती हैं, बट वो डेवलपमेंट वहां पर नहीं होता है। जनरली फिशेस गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेट करती हैं। नेक्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, आपको पता है एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों होते हैं, वो दोनों तरह के हैबिटेट में रहते हैं, तो दोनों तरह का वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉग का। फ्रॉग एक एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल यानी कि एक एम्फीबियन है। इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बक्कोफेरिंग्स। फ्रॉग में किससे होता है? बक्कोफेरिंग्स में। टर्रा टर्रा बोलता है, मैडम ने यहाँ पे फूला हुआ देखा है, फूला रहता है, टर्र टर्र की आवाज निकालता है यहाँ से, तो उस पार्ट को बोलते हैं बक्कोफेरिंग्स। अभी मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो ह्यूमन और फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक डिफरेंस होता है छोटा सा, वो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। बक्कोफेरिंग्स क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? फ्रॉग में बक्कोफेरिंग्स, और इसके अलावा लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 चीजें हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बक्कोफेरिंग्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है। बक्कोफेरिंग्स कुछ रिजेंबल करते हैं आपके गिल्स वाला, गिल्स भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं ना, इसी टाइप से कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें आपका रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स, सभी के सभी रेस्पिरेट करते हैं थ्रू द लंग्स, ठीक है। मैमल्स में
लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, कोई भी मैमल क्यों ना हो, चाहे वो एक्वेटिक मैमल हो या टेरेस्ट्रियल मैमल हो, सभी में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एक्वेटिक मैमल्स के एग्जाम्पल आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आप कितना अच्छे से स्टडी करते हो चीजों को। मैं बता भी देती हूँ, चलो देखती हूँ मैं कितना ध्यान से तुम लोग सुनते हो चीजों को। एक्वेटिक एनिमल में आपके आएगा डॉल्फिन्स एंड व्हेल, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चलो देखते हैं इसमें और क्या आगे लिखा हुआ है, कुछ लाइन तो छूटी नहीं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एटसेट्रा एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tubes called tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. A special vascularized structure called gills, that is branchial respiration, are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration, are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. But मैंने बताया यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से इन्वर्टिब्रेट्स तक जाएंगे, हायर इन्वर्टिब्रेट्स तक जाएंगे और उसके बाद फिर वर्टिब्रेट्स में जाएंगे। तो इवोल्यूशन नीचे से ऊपर हुआ है, एकदम नीचे में बिल्कुल कुछ भी नहीं डेवलपमेंट है, किसी भी तरह का सिस्टम नहीं, धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है। लंग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होंगे। एमंग वर्टिब्रेट्स fishes uses gills, whereas amphibians, reptile, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frog can respire through their moist skin, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। एंड लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज प्लीज जाकर के ये काम करिए आप। अभी स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। We have a pair of external nostril opening out above the upper lip. अपर लिप के ऊपर यहाँ पर दो छेद आपको हमेशा दिखते रहते होंगे। दिस इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग, ठीक है। और ये किस में जाके ओपन होंगे, नेजो कैविटी में, ठीक है। क्या होगी ये, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, ठीक है। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो अब हम नेजल चैम्बर के बारे में एक बार ढंग से देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द फेरिंक्स। नेजल चैम्बर, एक इसकी एपिथेलियम जो चारों ओर अंदर इसके स्किन है उससे हम क्या बोलते हैं, नेजल एपिथेलियम। और ये किससे बनी हुई होती है, सिलिएटेड, सिलिया है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, सभी के अंदर होते हैं। कुछ भी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। लोग स्मार्ट दिखने के लिए कट कर लेते हैं, इनको काटते रहते हैं कैंची घुसा घुसा के। तो सिलिएटेड होती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है। ये बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सिलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम होती है, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम होती है ये। और इस एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं बोमेन्स ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती हैं, बोमेन्स ग्लैंड। और ये बोमेन्स ग्लैंड क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ये सब लिखते जाओ आप, ठीक है। बोमेन्स ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं। और ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमिनार एपिथेलियम है, इसका काम क्या होता है, इसमें इस तरह से मूवमेंट होता है कि म्यूकस को बाहर की तरफ आउट करे, ठीक है। नोजी बहती है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बहती है ना, अंदर की तरफ नहीं जाती है। अगर जब तक आप तेज सांस नहीं खींच लो, है ना, वो हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी अगर आप नॉर्मल रेस्पिरेट करो।
ठीक है। नेजल चैम्बर के अंदर क्या क्या हो गया, सीलिया हो गया, म्यूकस हो गया, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हो गई और इसकी एपिथेलियम देख ली हमने। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। कहाँ ओपन होता है नेजल चैम्बर? फर्दर ओपन होता है फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स को भी फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। इसी में मैं भी और भी 1-2 चीजें समझा दूंगी आपको। ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ ये नोज है, यहाँ से नेजल चैम्बर शुरू होता है, नॉस्ट्रिल्स हैं, ये इसे बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, क्योंकि ये है नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स। बहुत कम स्पेस है लिखने के लिए। और ये माउथ है, माउथ से भी हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, सही तरीका तो नहीं है बट जाती है एयर, तो इससे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरल के लिए वर्ड यूज हुआ ओरोफेरिंग्स। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट जो कॉमन ओपनिंग होता है फूड पाइप एंड विंड पाइप के लिए, थोड़ा सा कॉमन स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर? फेरिंग्स के ये 3 पार्ट है और ये कॉमन एरिया है फॉर द फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए कॉमन एरिया है, तो यहाँ पर तो दोनों होंगे। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स में जाने के बाद में लैरिंग्स का अगला पार्ट क्या होता है? ट्रैकिया। तो लैरिंग्स को यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर दोनों कॉमन थे। कॉमन के बाद में ये हमारी बॉडी में पोस्टीरियर साइड में या डॉर्सल सरफेस पे कहते हैं, डॉर्सल साइड में ये इसोफेगस होती है, डॉर्सल साइड में इसोफेगस यानी फूड पाइप होती है, और इस तरफ ट्रैकिया होती है आगे की तरफ। अगर हम छुएंगे तो पता चल जाएगा, बोलते टाइम यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है। कहाँ फील हो रहा है? बिल्कुल आगे की तरफ, यही होता है ट्रैकिया। और ये वाइब्रेशन फील होता है क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर साउंड, यानी कि साउंड बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ट्रैकिया में ही प्रेजेंट है ये साउंड बॉक्स, ठीक है। ह्यूमन के साउंड बॉक्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से ही बोल रहे हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, लेकिन अगर जो बर्ड्स होती हैं उसमें इसी साउंड बॉक्स का नाम होता है सीरिंग्स, ठीक है। क्या नेम होता है इसका? सीरिंग्स। क्लियर? ह्यूमन के साउंड बॉक्स को लैरिंग्स और बर्ड्स के साउंड बॉक्स को सीरिंग्स। ट्रैकिया है। और ये साउंड बॉक्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज जान लो आप, साउंड बॉक्स में ही प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड्स, जो साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही इन्हीं का वाइब्रेशन हमें फील होता है, वोकल कॉर्ड्स का। वोकल कॉर्ड्स मेल एंड फीमेल में 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम बचपन में देखें तो दोनों मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल, दोनों की वॉइस सेम होती है, बट आफ्टर द सम टाइम, आफ्टर द प्यूबरिटी, फीमेल की वॉइस में कोई खास चेंज नहीं आता है, लेकिन मेल की वॉइस बहुत हैवी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के वोकल कॉर्ड्स में डिफरेंस आ जाता है। फीमेल के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं शॉर्ट होते हैं और मेल के वोकल कॉर्ड्स लॉन्ग हो जाते हैं ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दिस इज अ मेल हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन। प्यूबर्टी आने पे ये हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है और वोकल कॉर्ड्स लॉन्ग हो जाते हैं एंड लो पिच्ड वॉइस हो जाती है। कैसी वॉइस हो जाती है? लो पिच। लो पिच वॉइस वो होती है जो बहुत दूर तक नहीं जाती है, ठीक है, वही मोटी मोटी आवाज बनी रहती है। लेकिन जो वुमेन्स की आवाज होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है और बहुत दूर तक जाती, पतली और दूर तक जाने वाली आवाज होती है। वुमेन्स की कैसी है? हाई पिच, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, एक और चीज, फूड और ट्रैकिया के बीच में अगर फूड आया है तो ये किसी भी पाइप में जा सकता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम फूड स्वेलो करते हैं, ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है। लैरिंग्स की ओपनिंग को हम बोलते हैं, ये जो ओपनिंग है, इसका जो छिद्र है, इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस।
क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, जो एयर के प्रेशर से खुलता और बंद होता है, उसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। जब ड्यूरिंग द swallowing ऑफ फूड ये एपिग्लॉटिस हमेशा बंद रहता है, और जब एयर इनहेल करते हैं तब ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और एयर चली जाती है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया में बहुत सारी कार्टिलेजिनस रिंग लाइक सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। फील करो, ऐसे ऐसे टच करके फील करो, सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कार्टिलेजिनस हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, बोनी नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट इलास्टिकेटेड होते हैं। बट क्या यूज है इसका? इसका यूज है ये कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया को रोकते हैं, कोलैप्स ऑफ आवर ब्रोंकियल सिस्टम, ठीक है, उसको रोकते हैं, मतलब चिपकने से बचाते हैं। चिपकने नहीं पाता है वो आपस में, ऐसा ना हो एयर बाहर निकाली और रास्ता खाली हो गया और आपस में चिपक गए, ऐसा होने से वो बचाते हैं ये कार्टिलेजिनस सी शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें जो सबसे फर्स्ट कार्टिलेजिनस रिंग होता है उसका नाम पता है क्या है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेम है, थायरॉइड। अब तो आप कहोगे ये तो मैम ग्लैंड है, थायराइड तो ग्लैंड होती है। इसी के नाम पर हमारे फर्स्ट कार्टिलेज का नाम भी थायराइड रख दिया गया है। और इस थायराइड कार्टिलेज में क्या होता है? फीमेल में नहीं, अब हम मेन की बात कर रहे हैं। मेन में ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, प्रोमिनेंट प्रोट्यूबरेंस होता है यहाँ पर फर्स्ट कार्टिलेज में। दिस इज फर्स्ट कार्टिलेज, थायराइड। और इस प्रोमिनेंट प्रोट्यूबरेंस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल। इसके लिए कहानी फेमस है, एडम ने एप्पल खा लिया था ईव के कहने पर और वही उसके गले में फंस गया और वो अभी तक निकला हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity। thoracic cavity यानी आपके जो ये सीना है उसकी कैविटी, ठीक है, मिड thoracic cavity तक जाता है। कहाँ तक? 5th thoracic vertebrae तक, which divide at the level of 5th thoracic vertebra, ठीक है। कहाँ? This is important, 5th thoracic vertebra पे ये डिवाइड हो जाता है into a right and left primary bronchi। दो में क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं और दोनों को ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो तुम्हारा ब्रोंकाई है ये राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में ब्रेक हो जाता है। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form the secondary tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles, ठीक है। ये ब्रोंकाई जो है कंटिन्यूसली ब्रेक होते जाते हैं, इसमें ब्रांचिंग होती जाती है, बहुत सारी ब्रांचिंग होने के बाद में फाइनली ये कहाँ टर्मिनेट हो जाते हैं? ब्रोंकियोल्स में टर्मिनेट हो जाते हैं। और ब्रोंकियोल्स में एट द एंड क्या लगे रहते हैं? वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई, छोटे छोटे गुब्बारे, है ना, दोज आर कॉल्ड एल्वियोलाई। Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous rings। incomplete cartilaginous rings से कौन कौन कवर्ड है? देखो, ट्रैकिया में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में भी है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में है। कहाँ नहीं है? किसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पर? टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल नहीं लिखा है वहां पर, यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियोल में ये कार्टिलेजिनस इलास्टिक रिंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। पकड़ो इन लाइनों को, ठीक है, एनसीईआरटी में इन लाइनों को कैच करना सीखो। टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं प्रेजेंट है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli,
ठीक है, छोटे छोटे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। क्या बना रहे हैं? लंग बना रहे हैं, कंप्लीट लंग बना रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, नीचे है, 2 लाइनें और हैं, इन्हें भी करके फिर देखते हैं। We have 2 lungs, right and left, which are covered by a double layered pleura. Oh, this is also important. Pleura. डबल लेयर्ड प्लूरा होता है, यानी 2 लेयर्स होती हैं लंग के बाहर। ये देखो यहाँ पे बनी हुई भी हैं। ये एक आउटर, ये हो गई आपकी आउटर लेयर, जिसको हम क्या बोलेंगे? पैराइटल प्लूरा। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? पैराइटल प्लूरा। उसके बाद इसके अंदर वाली, ये इनर वाली जो अंदर वाली दिख रही है, इसे बोलेंगे विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। और इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? जो ये येलो येलो कलर का हमने यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ दिखाया है, इसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का यहाँ पे यूज क्या है? ताकि जब लंग्स के अंदर एयर फिल हो और ये आगे बढ़े, पीछे बढ़े, तो उस केस में इसकी दोनों लेयर जो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा है, उसके बीच में घर्षण ना होने पाए, फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है। और जहां फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं प्लूरिसी। ठीक है, इसके बीच में जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है और इसे फ्रिक्शन से बचा रहा है, इस चीज को बोलते हैं प्लूरिसी। क्लियर? नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक चैम्बर। जो बाहर वाली है वो थोरैसिक चैम्बर के कांटेक्ट में रहेगी, रिब्स के कांटेक्ट में रहेगी, जो भी थोरैसिक चैम्बर होगा। और जो इनर प्लूरा है वो आपकी डायरेक्टली लंग के कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, यही लाइन शायद आगे लिखी होगी। लाइनिंग whereas the inner pleural membrane is in the contact with the lung surface। ठीक है, क्लियर? अरे आप भी पढ़ो, सब एज्यूम होगा कि आगे क्या क्या एनसीईआरटी वालों ने लिखा है, सब आपको रट जाना है। 2-2, 4-4 बार आप कर लो एग्जाम से पहले, आपके सीबीएसई एग्जाम से पहले, और नीट से पहले तो आप इसे कम से कम 6 से 7 बार कर लो। ठीक है, रट्टा होना चाहिए, आपको रट्टा होना चाहिए हर चीज। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एपिग्लॉटिस से, यानी कि लैरिंग्स से, ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा है। लैरिंग्स वाला ये पार्ट जो है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, दिस इज लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर ये फ्लैप या ढक्कन क्या है? एपिग्लॉटिस। क्योंकि लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो एपिग्लॉटिस। क्लियर? उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आप देख सकते हो बने हुए हैं कंटिन्यूअसली, आगे अंदर तक, लंग्स के अंदर तक बने हुए हैं, है ना? ये ट्रैकिया है। आगे आपके 2 लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। उसके अंदर फिर फर्दर इस साइड आप देखो डिवीजन भी दिया हुआ है, डिवीजन करके दिखाया है। यहाँ पर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, फाइनली क्या? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। और लास्ट में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल फ्लूइड है, हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स, हो गया आपका ये डायफ्राम। डायफ्राम आपका थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इस तरह से एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस इज हाईली मस्कुलर पार्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है। और ये कौन सी मसल से बना होता है? मस्कुलर होता है एंड फ्रीनिक मसल से बना हुआ होता है। ठीक है,
फ्रीनिक मसल से बना होता है, हाईली मस्कुलर पार्ट होता है। ये सपोर्ट करता है आपके लंग्स को और डिफरेंशिएट करता है एब्डोमिनल एंड थोरैसिक कैविटी को। इसके लिए डायफ्राम के लिए कभी कभी फ्रीनिक वर्ड भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीनिक वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमिलियंस, ये सिर्फ और सिर्फ मैमिलियंस में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकस देखना नहीं, कट एंड ऑफ रेब लंग्स, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका लंग फर्दर डिवाइडेड होता है, मतलब अंदर भी अगर इसके डिवीजन देखें, लंग्स के अंदर भी डिवीजन होता है। आपका जो राइट लंग है किस साइड है, दिस वन, ओके, दिस वन इज राइट लंग, राइट, और वो दूसरा वाला आपका लेफ्ट लंग, ठीक है। तो राइट लंग क्या होता है, 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट में, ये एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन बोला, इसे फिशर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। नेक्स्ट एक और फिशर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑब्लिक फिशर, ठीक है, बना लो ठीक से। ये हो गया ऑब्लिक फिशर। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया इन फिशर की हेल्प से, राइट लंग डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। दिस इज द सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब, बीच वाला मिडिल लोब, क्या मिडिल लोब, लिख लो आप लोग, नीचे वाला इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। लेकिन यही लेफ्ट लंग जो आपका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, और यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्लिक फिशर होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्लिक सा फिशर होता है, ठीक है, ऑब्लिक फिशर। किसमें डिवाइडेड है ये, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ओके। नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं स्ट्रक्चर की। क्लियर होने में बहुत टाइम ले रहा है, हो गया। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या है, सबसे ऊपर क्या है, नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद में क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई है, देन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई है, क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, फर्दर डिवीजन को हम लिख रहे हैं, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल। इतना हमने किया, अभी यही किया है। और सबसे लास्ट में क्या लगे हुए रहते हैं, एल्वियोलाई। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद में एल्वियोलाई होता है। इसमें से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई है, सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करता है। इट गिव्स O2 टू द ब्लड एंड टेक्स CO2 फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, एल्वियोलाई। इसके अलावा जितना भी ये पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एयर को एल्वियोलाई तक ले जाने और फिर बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इट ओनली कंडक्ट्स द एयर, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट ओनली कंडक्ट्स द एयर। तो इसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, कंडक्टिंग जोन। देखो, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोस कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो alveoli क्या बना रही हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो मेन आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है वो एल्वियोलाई ही है, ठीक है, और एक्सचेंज पार्ट एल्वियोलाई।
Next, the conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidify and also bring the air to the body temperature. क्या क्या काम होता है इस कंडक्टिंग जोन का या कंडक्टिंग पार्ट का? नॉस्ट्रल से एंटर की एयर, नॉस्ट्रल में क्या है आपके सिलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, म्यूकस है, ये सब एयर को ह्यूमिडिफाई करता है और एयर को क्या करता है, क्लियर करता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने चाहिए, उन्हें क्लियर आउट करता है दिस कंडक्टिंग जोन। ये पूरा यहाँ तक यही प्रोसेस चलता है और एयर को हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर लाने का काम करता है, ताकि जब एल्वियोलाई में पहुंचे तो CO2 एंड O2 के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाना चाहिए। ठीक है, exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. एल्वियोलाई में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर ही आकर फिल्ड हुई है, बाहर से तो सांस ली हमने, वही तो एल्वियोलाई में गई, तो एटमॉस्फेरिक एयर फिल्ड हुई, उसमें O2 है, वो वहाँ ब्लड की कैपिलरीज आएंगी। कौन से आएंगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है आपका उसमें स्टडी करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स, सभी चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप देखोगे तो आपको, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हो तो यू हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज आपकी बॉडी कभी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, तो यू हैव स्टडी ऑल द थिंग्स। द लंग्स, नेक्स्ट देखते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर में लंग्स सिचुएटेड होते हैं, विच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर होता है, कैसे कैसे, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस तो समझते हो ना, ये आगे की जो बॉडी होती है इसे हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, और पीछे जो पीठ वाला हिस्सा होता है उसे हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। तो डॉर्सल सरफेस पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, डॉर्सल सरफेस पे वर्टिब्रल कॉलम है, और फ्रंट पे वेंट्रल सरफेस पे हमारे क्या है, थाइमस है। ठीक है, क्या है, सॉरी, वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट है, क्लियर, वेंट्रली स्टर्नम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, और जो हमारे साइड है पूरे डॉर्सल साइड, उन पे प्रेजेंट है हमारी रिब्स। देखो, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side में अभी हमने देखा था phrenic, diaphragm, the lower side by the dome shaped diaphragm present होता है। ठीक है, the anatomically setup of lungs in thorax in such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflect in the lung और pulmonary cavity। क्या कहना चाहता है इस लाइन में एनसीईआरटी आपसे, इस लाइन के थ्रू एनसीईआरटी आपको ये बता रहा है कि आपके थोरैसिक चैम्बर में कोई भी चेंज आएगा वो आपके लंग्स में चेंज रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आपने उठाया, अपनी थोरैसिक कैविटी को ऊपर किया, तो यानी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ और एयर अंदर आ गई, उसकी दबा लिया, क्या हुआ, बाहर निकल गई और वॉल्यूम कम हो गया लंग्स का। तो उस केस में क्या है आपका, ठीक है, थोरैसिक कैविटी बढ़ रही घट रही, आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा साथ में, तो ये इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द लंग और पल्मोनरी कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम पल्मोनरी वॉल्यूम को अपने आप चेंज नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कम ज़्यादा तभी होगा जब आपका थोरैसिक कैविटी में चेंज दिखेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। पहला ventilation of lungs, ventilation of lungs यहाँ पर होता है
और एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ली जाती है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर लेने का यहाँ पे मीनिंग क्या है, CO2 अंदर ली जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन कहाँ पर होता है, अभी मैंने बताया एल्वियोलाई में होता है। इसका स्ट्रक्चर आपका आगे बना हुआ है, वो भी हम जब मैकेनिज्म प्रॉपर वे में करेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। कौन सा 17.4 स्ट्रक्चर है शायद, ठीक है, मैं बहुत आगे चली गई क्या, ये दिस वन 17.4 एग्जैक्टली, ठीक है। 17.4 स्ट्रक्चर ये आपका एल्वियोलाई में डिफ्यूजन को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ओके। थर्ड फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है, थर्ड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। जो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, CO2 आपके बाहर निकाल दी गई, एक्सहेल कर दी गई, और जो O2 ब्लड में चली गई है उसको पूरी बॉडी में लेके जाया जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, लेकर गया है ब्लड, तो क्यों लेकर गया है, ब्लड का काम तो बॉडी में आवागमन कराने का है, चीजों को लेकर इधर से उधर ले जाने का काम है, ठीक है, ट्रक वाला काम करता है वो। तो पहले न्यूट्रिएंट्स को लेकर सेल में डाल आया है, अब O2 को ले जाकर सेल में डाल देगा जा करके, और दोनों मिल करके हमारे लिए बना देंगे एनर्जी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। देन यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज रेस्पिरेशन, a breakdown of glucose and resultant release of CO2। CO2 इस पूरी प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन में निकलेगी, जिसे फिर बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन से। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, कौन कौन से 2 स्टेजेस, 1 इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड एक्सपीरेशन, ठीक है। एक इनहेल, एयर को अंदर लेना, एंड एक्सहेल, एयर को बाहर निकालना। एयर को अंदर कैसे लेते हैं, कहाँ तक लेते हैं, एयर को हम अंदर लंग्स के अपने नेजल कैविटी के थ्रू, नेजल ओपनिंग जिसे नेरेंस भी बोलते हैं, के थ्रू अंदर लेते हैं, और उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए ब्रांकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई तक एयर जाती है। फाइनली एयर कहाँ फिल हो गई आपकी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के बाद में एयर वहां से एक्सचेंज हो गई ब्लड के साथ में, CO2 एल्वियोलाई में आ गई और O2 एल्वियोलाई से ब्लड में चली गई, ठीक है। और फिर हमने उस CO2 रिच एयर को एक्सहेल कर दिया। यही होता है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, यही है ब्रीदिंग। तो ये कैसे कैसे होता है, लंग में वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम क्या चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में या थोरेसिक कैविटी में, एंड आफ्टर द एक्सहेल क्या वापस से क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपिरेशन by which the alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. चूंकि हम mechanism of breathing पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज आप important नोट कर लो, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में जो लंग्स हैं या ब्रीदिंग जो है वो एज अ सक्शन पंप काम करती है। जैसे जैसे सक्शन पंप काम करता है ना, वैसे ही ये काम करती है। सक्शन पंप क्या हो गया, कोई चीज आपकी है, इसमें मैं आपको बताऊंगी। सक्शन प्रेशर सुना है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, हमने किसी चीज को प्रेस कर दिया, उससे एयर बाहर निकल गई, अब उस चीज को हमने पानी में डाला और छोड़ दिया, क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ जाएगा एकदम से। क्यों पानी ऊपर चढ़ गया, सक्शन प्रेशर की वजह से ना। तो वही होता है हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ये इस स्टेज में होते हैं, नॉर्मल जब स्टेज होती है तो वो इस स्टेज में है, और जब इंस्पिरेशन करना होता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा लिया जाता है, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा लिया जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी और फिर प्रेस होके बाहर निकाल दी जाएगी, फिर ओपन होगा, फिर अंदर आ जाएगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सक्शन पंप, और इसी के टाइप से वर्क करता है हमारा लंग।
तो लंग्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमन के लंग्स किस मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, सक्शन पंप की मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। यहीं पर एक चीज और नोट डाउन करो, नोट करके लिख लेना इसे। जो फ्रॉग के लंग्स हैं, फ्रॉग के लंग्स प्रेशर पंप पे काम करते हैं। किस पे काम करेंगे, प्रेशर पंप पे। प्रेशर पंप पे कैसे, इनमें बकोफेरिंग्स होता है, नेक में क्या होता है, बकोफेरिंग्स होता है। पहले एयर बकोफेरिंग्स में फिल होती है, उसके बाद प्रेशर से लंग्स में भेज दी जाती है, ठीक है। तो ये प्रेशर पंप की तरह काम करते हैं और ह्यूमन के सक्शन पंप की तरह। देखते हैं सक्शन पंप की तरह कैसे काम करेगा, यानी कि एयर को इनहेल करने के लिए हमें अपनी थोरेसिक कैविटी एंड पल्मोनरी कैविटी को इंक्रीज करना होगा, वॉल्यूम बढ़ाना होगा ताकि प्रेशर डिक्रीज हो जाए, है ना। प्रेशर डिक्रीज होगा जब अंदर का प्रेशर कम होगा और कंपैरेटिवली जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो एयर अंदर की तरफ इन होगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। तो हम कैसे अपने थोरेसिक कैविटी एंड पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, पहले तो लिख लो, यहाँ पर टेबल बना लो एक छोटी सी, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की, एंड एक्सपिरेशन। थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसे, ठीक। एक्सपिरेशन बनाओ यहाँ पे छोटी सी टेबल। वॉल्यूम क्या करना है, इंस्पिरेशन के लिए इंक्रीज करना है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिजिक्स में इतना आपने जानते हो फिजिक्स में कि व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये जो हमारा वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड थोरेसिक वॉल्यूम, हम कैसे इंक्रीज करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत अटेंशन देना है, ये चीज समझने की है, पढ़ने की नहीं। आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़कर इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश करिए, अभी अटेंशन दीजिए। यहाँ पर किस चीज के अंदर बंद है, हमारा पूरा एयर टाइट केज है, उसमें नीचे की तरफ डायफ्राम है और दोनों साइड हमारे रिब्स हैं। रिब्स दोनों साइड क्या, स्टर्नम से जुड़ी हुई है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम तक गई हुई है, यानी डोर्सल सरफेस पर भी है और वेंट्रल सरफेस पर भी रिब्स हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तो ये रिब्स ऐसे ऐसे बढ़ती हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो कैसे बढ़ रही हैं, डोर्सोवेंट्रली। लैब्स जो रिब्स हैं वो डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है थोरेसिक कैविटी का, है ना। डोर्सोवेंट्रली, डोर्सल एंड वेंट्रल, पीछे की सरफेस, ठीक है। और डायफ्राम कैसे इंक्रीज करता है, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जब वॉल्यूम बढ़ाना होता है तो ऐसे डोम शेप्ड है, डोम शेप से वो फ्लैटन शेप में हो जाता है। फ्लैटन शेप में होने से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी और एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी डिक्रीज होगी और थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी, ठीक। और फ्लैटन हुआ है इस रीजन में है हमारे रिब केज के नीचे, इस तरह से। तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह से हुआ, इस तरह से उसने इंक्रीज करा थोरेसिक कैविटी को। तो ये क्या है, एंटीरियर पीछे वाला हिस्सा, नीचे वाला पोस्टीरियर। तो एंटीरियो पोस्टीरियरली मूव करता है, क्लियर। थ्योरी में एक बार देखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो बाहर से एयर अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है। The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lung and the atmosphere, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, अंदर का हम प्रेशर कम कर रहे हैं जिससे इनहेल हो जाएगा। जब हम थोरेसिक कैविटी डिक्रीज करेंगे, पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज करेंगे, तो उसके इसमें अंदर का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो एक्सहेल हो जाएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि प्रेशर डिक्रीज हो जाए अंदर का और एयर अंदर आ जाए, ठीक है। बहुत कम डिफरेंस आता है, ऐसा नहीं कि मतलब बाहर एकदम 1 है और नीचे 100 हो गया।
इतना प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। अगर आउटर एयर में 670 है तो हम इसे 665 या 668 बस इतना ही प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर पाते हैं। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में यहाँ कम है, नेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। हायर कब होता है? जब वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो, when volume decreases pressure increases। clear? The diaphragm and a specialized cell of muscles external and internal intercostal between the ribs। इन चीजों को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लो। रिब्स, आप चीजों को डायग्रामेटिकली एंड फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखकर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होंगी। ठीक है, रिब्स मूव्स, कैसे मूव करती हैं? डॉर्सोवेंट्रली, डॉर्सोवेंट्रली टू इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। क्लियर? एंड डायफ्राम मूव्स पोस्टीरियरो एंटीरियो पोस्टरली। Diaphragm moves anterior posteriorly लिखना चाहिए था, सॉरी, इरेज कर देते हैं इतना तो हम। ठीक है, anterior posteriorly कैसे मूव करता है? सॉरी, अरे लिख लो बेटा तुम, anterior posteriorly। मैम का कभी कभी पेन भी ऐसे साथ नहीं देता। ठीक है, एंड बिकम फ्लैटेंड। ओके, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट कैसे बना रही है ये आपने देख लिया, और ये ग्रेडियंट दोनों तरफ बनाती है, इंस्पिरेशन के लिए भी एंड एक्सपिरेशन के लिए भी। एक्सपिरेशन एक्चुअली आपका पैसिव प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, थोरेसिक कैविटी को फुलाना पड़ता है और डायफ्राम को नीचे की तरफ मूव कराना पड़ता है। बट अगर हम एक्सपिरेशन करते हैं तो उसमें हम सिर्फ सब चीजों को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं। हमने किसी भी चीज पे प्रेशर नहीं डाला, बस सिर्फ नॉर्मल हो गए। तो नॉर्मल तो पैसिव ही होगा ना बेटा। तो एक्टिव प्रोसेस है इंस्पिरेशन, बट एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसमें। The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। अभी मैंने आपको समझा दिया, बस थ्योरी देखनी है आपको, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे कौन? रिब्स और स्टर्नम डॉर्सोवेंट्रल मूव करते हैं। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in pulmonary volume। ठीक है, जितना थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure। ठीक है, क्लियर है ये लाइन? Which forces the air from outside to move into the lungs। क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो गया है और एटमॉस्फेयर का कैसा है? ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ एयर ऑटोमेटिकली मूव करेगी। हमने सिर्फ क्या किया? हमने कोई इनहेल नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी थोरेसिक कैविटी एंड पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। तो अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर ज्यादा हो गया, एयर अंदर की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, दैट इज इंस्पिरेशन। प्रेशर विच
forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. Relaxation of the diaphragm, relaxation. अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलैक्स हो जाना है, ठीक है. The diaphragm and the infracostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume. If thoracic volume decreases, the pulmonary volume will automatically decreases and pressure will increase. This lead to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure. ठीक है, atmospheric pressure से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो बाहर से, अंदर से, lungs से बाहर निकल जाती है, that is expiration. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in abdomen. यहाँ पे forced इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की बात हो रही है, फोर्स्ड इनहेल एंड एक्सहेल की बात की जा रही है. एक तो हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा एयर अंदर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम. प्राणायाम करते हैं हम लोग. तो इनहेल एक्सहेल जब प्रेशर के साथ करते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं और लंग्स कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है. ऑन एन एवरेज एक हेल्दी मैन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 12 से 16 बार हर एक मिनट में आप सांस लेते हो, ठीक है. कितनी बार? 12 से 16 बार. कभी काउंट करके देखना, ठीक है. ये भी आपका एक मेडिटेशन हो सकता है, बैठ कैसे प्रॉपर वे में सिर्फ अपनी ब्रीथ को काउंट कर रहे हैं, ठीक है. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary function. किससे मेजर करते हैं? स्पाइरोमीटर. इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जरा सा एक वर्ड लिखा हुआ है बीच में और क्वेश्चन बना देगा तरह तरह के, है ना. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में थोड़ा सा पहले से ही समझ लो. एक आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, थोड़ी सी एयर अंदर गई फिर बाहर आई, थोड़ी सी गई फिर बाहर आई. लेकिन एक क्या होता है, आप थोड़ी ज्यादा एयर अंदर ले सकते हो, गहरी सांस. जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता और कहता है और गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, ठीक है, उसके बाद फिर आप सांस छोड़ते हो, इतना रिलैक्स फील होता है ना. लेकिन सिर्फ उतनी सांस नहीं होती हमारे अंदर जितनी हम निकालते हैं. एक बार एक्सहेल करने के बाद नोटिस करो और एक्सहेल कर सकते हो तुम अगर फोर्स लगाओ. उसमें एब्डोमिनल मसल्स भी आपकी इन्वॉल्व होंगी. अगर आप अपनी एब्डोमिनल मसल को और ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो आप और ज्यादा एयर बाहर निकाल पाओगे, ठीक है. तो इन चीजों को देखते हैं. एक नॉर्मल आपका सिंपल रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा फोर्स्ड रेस्पिरेशन हो गया. इसी को देखते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम. फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात हो रही है. जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो हम एयर की क्वांटिटी लेते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड दिस इज 500 ml, ठीक है. एक हेल्दी मैन अपने इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में टोटली 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट लेता है. यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी. अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है, ठीक है. क्या होता है, कंडक्टिंग जोन. और एल्वियोलाई क्या है, रेस्पिरेटरी जोन, है ना. और यहाँ पे कितनी एयर आ रही, 500 ml अप्रोक्सीमेटली इन अ टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन में. तो ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में 500 वॉल्यूम एयर आ रही है, ये पूरी की पूरी जाके एल्वियोलाई में नहीं फिल हो जाती है. एल्वियोलाई में जाती है इसकी सिर्फ और सिर्फ 350 ml, ठीक है. और कंडक्टिंग जोन के अंदर बची रहती है 150 ml. तो एक्चुअल में एक्सचेंज में कितनी गैस यूज हुई, एक्सचेंज में कितनी एयर यूज हुई, ठीक है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है. इसे कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक हेल्दी मैन 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कितना होता है 350 ml ऑफ एयर का. कैसे करोगे,
मुझे देखना है आपके आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक अगर हमने एक नॉर्मल सांस ले ली, उसके बाद जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के हमारी पीठ पे बैठा है, कह रहा और तेज सांस लो, तो जो हम एडिशनल फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। IRV, जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाएगा और आपसे कहेगा सांस लो, तब जो सांस लेते हो वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक नॉर्मल एक्सहेल के बाद में और जो एक्स्ट्रा एयर हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसमें आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, ये और ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तभी आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर पाते हो। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो आपके साथ जीने से लेके मरने तक, कब से लाइफ टू डेथ चिपका ही रहता है, कभी छूटता ही नहीं है, ये हमेशा हमारे लंग में भरा रहेगा। मतलब कितना भी हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर लें, ये वही रहेगा, ये नहीं हिलने वाला, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज the air remaining in the lungs even after a forcible expiration। forcible expiration के बाद भी जो बचा रहे वो है residual volume। by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive नीचे हम थोड़े से, मतलब ये तो हमने बेसिक जान लिया, ठीक है, क्या है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमने 4-5 और नए नौटंकी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या है वो? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी हम कितना ज्यादा इंस्पिरेट कर सकते हैं। तो एक तो जो नॉर्मल एयर टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, तो यही है इसका टोटल, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इतना हम हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है, इतना हम बाहर से एयर ले सकते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी, हम एक्सपायर कितना बाहर, एक्सहेल कितना कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम तो एक्सहेल कर ही सकते हैं, उसके अलावा जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना आपके लंग्स में बचा रहता है वो नॉर्मल एक्सहेल के बाद, नॉर्मल एक्सहेल में आपकी नॉर्मल जो एयर थी वो तो निकल गई, बचा क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन में निकालते हैं वो अभी बची है अंदर, प्लस रिजर्व वॉल्यूम तो हमेशा बचा ही रहना है। तो ये दोनों हो गए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्लियर। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जिंदा रहने वाली कैपेसिटी, जो मतलब बिल्कुल होती है सभी पर्सन में। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन में उसने क्या क्या निकाला, पहले ये बताओ। टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दिया जितना उसने एक्स्ट्रा सांस ले ली थी, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दिया। तो इन्हीं तीनों को मिला करके तो बन जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी, है ना। दिस इंक्लूड्स एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी इज, सब कुछ ऐड कर दो, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी तुमने सब कुछ ऐड कर दिया, दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग के अंदर कितनी एयर फिल हो सकती है, दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। अब नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी विल डू दिस इन पार्ट 2, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। एंड क्या जरूरी है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स करने जरूरी हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने ऊपर पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।